बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की कांटों भरी राह। सीट शेयरिंग पर कवायद शुरू होते ही बंगाल से बिहार तक दंगल ही दंगल। दरअसल कांग्रेस अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड पर आ गई है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर सीट शेयरिंग से लेकर इंतखाबी मंशूर यानी चुनावी घोषणा पत्र तक तमाम तरह की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है कांग्रेस के अंदर। कल ही यानी 4 जनवरी को पार्टी हाईकमान ने बड़ी बैठक की थी दिल्ली में और इस बैठक में सभी सूबों के जो पार्टी ओहदेदार थे बड़े उन तमाम को शामिल किया गया था, जिसमें सभी लीडर्स से आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई थी। सभी को 255 सीटों पर खास तवज्जो देने के लिए कहा गया था। 255 सीटें आइडेंटिफाई की है जहां कांग्रेस को लगता है कि उसकी राह आसान है। कांग्रेस इन 255 सीटों पर अपनी जीत पक्की मानकर चल रही है। अपोजिशन पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जो है और वो जो तनाव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस के सामने ही आ रही हैं। अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी और नेशनल पार्टी होने के चलते कांग्रेस सभी दलों को एकजुट रखने की जो है वो मशक्कत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है और उसके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसके सामने ये चुनौती भी है कि कैसे तमाम लोगों को, तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के, उन्हें कैसे एकजुट रखा जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह जो सीट शेयरिंग है उस पर मंथन जो है वो चल रहा है, मगर उसके बीच कंट्रोवर्सी जो है वो भी शुरू हो गई है। उस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। कभी ममता बनर्जी तो कभी अखिलेश, नीतीश और संजय राउत कांग्रेस की टेंशन बढ़ा देते हैं, उसकी धड़कनें बढ़ा देते हैं। साथ ही अधीर रंजन जो कांग्रेस के ही लीडर हैं, उन जैसे कई सारे पार्टी के लीडर्स हैं जो इस लड़ाई में कहा जाए जो ये इस लड़ाई की जो आग है उसमें वो घी डालने का काम करते हैं अपने बयानात के चलते। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है ये कहा जाता है कि बयान से बाज आ जाए, दूर रहा जाए, मगर फिर भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बयान देकर गठबंधन के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी इंडिया अलायंस के दलों के दिल नहीं मिल पाए? एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर आखिर ये लीडर्स चाहते क्या है? क्या इंडिया ब्लॉक की कांटों भरी राह जो है वो शुरू हो चुकी है? आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से डॉक्टर अनित सिंह साहब हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की तर्जुमानी करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिराग सेठी साहब। बीजेपी लीडर राकेश सिंह जी भी हमारे साथ हैं और इन सब के अलावा लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और सबसे पहला सवाल डॉक्टर अनित सिंह जी आपसे ही, क्या हो रहा है? ये इंडिया अलायंस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, गठबंधन जो है ये इस पे लगातार बात हो रही है कि आखिर इतनी परेशानी में क्यों है ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे करके माहौल को जो है अपने ही मतलब जो एक दल बनाया है उसी के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश है और ये खींचतान लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो सवाल ये खींचतान क्यों? खुर्शीद रब्बानी जी, देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों की जानकारी तक ये लाना चाहूंगा जी कि इंडिया गठबंधन जो एनडीए की और मोदी साहब की तानाशाही सरकार चल रही है हिंदुस्तान में, उसको उसके विरुद्ध जो 67 से 68% वोट शेयर है उसको एकजुट करने का प्रयास है। इंडिया गठबंधन सिर्फ इस सोल रीजन पे काम कर रहा है कि किस तरीके से एक अधिनायकवादी तंत्र का विस्तार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में, हम उसको किस तरीके से 2024 में रोकें। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज तक जितने भी आम चुनाव हुए हिंदुस्तान में, किसी में 3 महीने पहले इस तरीके का कोई एक फ्रंट कभी भी तैयार नहीं हुआ था। और आपके समझ में एक और, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के किस तरीके की सीट शेयरिंग होगी इसके लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है हम वो किसी डिक्टेटोरियल टर्म्स पे लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहते। हम जिस तरीके से एक सामंजस्य की स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए अपने सारे के सारे जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे और हम तयशुदा, जैसा कि आपने बताया कि कल हमने एआईसीसी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी साहब के नेतृत्व में, हमने हिंदुस्तान के अपने सारे राज्यों के जो पदाधिकारी थे, जो अध्यक्ष थे, उनके साथ एक विचार विमर्श करके हर एक स्टेट के लिए एक टाइमलाइन और टाइम फ्रेम बनाया है और हम अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके जल्द से जल्द हम इस फ्रंट में किसकी संख्या होगी, किस तरीके से हम सीट को शेयर करेंगे, वो एक हम अंदाजे से आपके पास आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आपकी जानकारी है कि 255 सीट
ऐसी जानकारी हमारी नहीं है। हमारी जो जानकारी है वो करीब करीब 290 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस सेकंड रही है, और हम चाहेंगे कि जो बेहतर विकल्प हो एनडीए के सामने, मोदी के सामने, वो फ्रंट पे आए। इसमें 2-4 सीटों की तब्दीलियां हो सकती हैं, 2-4% की, लेकिन हम अगर बेहतर समन्वय के साथ लड़ेंगे तो डेफिनेटली 2024 नरेंद्र मोदी साहब से दूर हो जाएगा, क्योंकि 60-70% जो ब्लॉक है वोटरों का, वो हमारे पास इंडिया गठबंधन के पास है। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो मॉन्यूमेंटल फेल्योर है मोदी साहब की और मोदी गवर्नमेंट की, वो हमें लोगों के सामने एक दूसरे के साथ रहते हुए लेके आना है, जो कि इस समय चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो बेरोजगारी की दर हो, हर छठवां हिंदुस्तानी ग्रेजुएट युवा इस समय बेरोजगार है। कितनी त्रासदी की बात है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं, 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई, जिसमें महंगाई की दर लगातार कंसिस्टेंटली 12-12 महीनों तक, एक साल तक, 2 दशकों में इस तरीके की महंगाई हमने नहीं देखी है। जिस तरीके से करेंसी टूट रही है लगातार, यही प्रधानमंत्री है जो अपने भाषणों में बार बार जिक्र किया करते थे कि रुपए की अवमूल्यन का मतलब देश की साख गिरना है। तो आज उनको यह समझने की जरूरत है कि देश की साख कितनी गिर रही है जब करेंसी हमारी लगातार टूट रही है। निवेशक हिंदुस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि पिछले 2 सालों में 8 लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो इंडियंस थे, उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर दिया है। आप समझिए कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, मोदी साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल, एक बच्चों में गेम हुआ करता है टेंपल रन। आज वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ रहवासियों के साथ एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है टेंपल रन। देखिए, हमें किसी मजहब, किसी जो विचार, लोगों के जीने के तरीके, जातिगत भेदभाव, राज्यवार, हमें इन सब की राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो लोगों की असली जरूरत है, जो लोगों की असली मुसीबत है, उसके लिए, उसको एड्रेस करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उस पर हमें सवाल पूछना चाहिए। किस तरीके से आपने रोजगार देने का वादा किया और हमारे देश की युवाओं को छलने का प्रयास किया, हमें लोगों के सामने उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। जिस तरीके से विदेशी व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, और चाइना का मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा कि जिसका व्यापार घाटा 100 मिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है, उस पर हमें खास तवज्जो देने की जरूरत है कि किस तरीके से चाइना के बॉर्डर पे हमारे 20-20 जवान शहीद कर दिए जाते हैं, और यही 56 इंच के प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई घुसा था, तो हिंदुस्तान की सेना के ऊपर ये सवाल चिन्ह आता है। हमें समझने की जरूरत है कि देश की जो सहूलियत है, देश की जो जरूरत है, उसको एड्रेस करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और मैं मीडिया के अपने मित्रों के साथ, राजनीतिक उसको एड्रेस करने में सरकार विफल रही है, मगर पब्लिक तक इस मैसेज को मजबूती के साथ पहुंचाने की कोशिश जरूर की है आप लोगों ने, मगर उन्हें कन्विंस करने में शायद नाकाम आप लोग भी रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो जो रिजल्ट आते हैं वो यही बताते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके मुताबिक, जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम्स होंगी, मगर आप लोगों को वो या तो बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, समझाने का तौर तरीका अच्छा नहीं है, या लोगों की समझ में नहीं आता। हाँ बताइए जी। खुर्शीद जी, बस 1 मिनट का समय मैं और लूंगा। खुर्शीद जी, देखिए, हम इसमें बेशक लोगों को समझाने में कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन यह हमारा फेल्योर नहीं है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। आप देखेंगे कि इस 5 राज्यों के चुनाव में अकेले कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिले हैं। देखिए, दिक्कत की बात क्या है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का एक हिस्सा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। पिछले 6 महीनों से आपने देखा होगा कि कितनी कि अंदर तक लोगों को झकझोर देने वाली तस्वीरें आती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक शब्द नहीं बोला जाता। किस तरीके से पार्लियामेंट में, किस तरीके से जनतंत्र की हत्या करी जाती है। 150 सांसदों को संसद की कार्रवाई में भाग लेने से रोक दिया जाता है। किस बात के लिए? अगर संसद के लोग, संसद के सांसद हमारे सुरक्षित नहीं है, वहां की सुरक्षा की पोल खुल जाती है कि किस तरीके से 2 युवा अंदर घुस जाते हैं और सारे के सारे सांसदों को आपने सवाल पूछने के लिए 150 लोगों को आपने करीब 40% हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट करने वाले 150 सांसदों को आपने संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया। ये देश तानाशाही से नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो इंडिया ब्लॉक की जो कांटों भरी राह की बात हम कर रहे हैं, ये देखते कैसे हैं आप लखनऊ में बैठ करके? चूंकि दिल्ली का रास्ता हमेशा यही कहा जाता है, चूंकि आबादी के लिहाज से, सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है साहब, तो वहां बैठ करके जब आप देखते हैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स को, कैसे देख रहे हैं
कितना मुश्किल है ये? क्या वाकई कांटों भरी राह है ये? मुश्किल वक्त है ये इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए? नहीं, देखिए खुर्शीद साहब, इसको इस तरीके से आप समझिए जी कि जब कांग्रेस को 90 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन मजबूत करना था, कांग्रेस गायब रही। आप 89 के पहले जब नरेंद्र तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे जी और क्षेत्रीय छत्रप का उदय हुआ, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी की मायावती सरकार हो, आपको उस समय संगठन बनाना था, लेकिन आपने संगठन नहीं बना पाया। हाँ। प्रियंका जी आती थी चुनाव के समय, एक आध महीने यहाँ रहती थी, सड़कों पर उतरती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, स्लोगन्स आते थे और चले जाते थे। यहाँ पे जो कांग्रेस का जो वोट हुआ करता था, वो वोट बिल्कुल 4%, 5-6% की पार्टी बन के रह गई। आप उत्तर प्रदेश में आपने फोकस नहीं किया और आप अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी से बाकोवर के आधार पर अपनी सीट जीत के संसद पहुंच जाते थे। बड़े नेता थे राहुल जी और सोनिया जी, लेकिन आपने और सीटों पे होमवर्क नहीं किया और संगठन मजबूत नहीं किया। अब आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के ये देख रहा हूँ कि इंडिया अलायंस तो बन गया, लेकिन जो क्षेत्रीय सत्ता पे जो अपने अपने राज्यों में ताकतवर है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। वो अपनी राजनीति अपनी वहां राज्यों के आधार पर राजनीति करते, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनकी राजनीति क्षेत्रीय राजनीति है और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए वही सक्षम है। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके साथ इंडिया में चली तो गई, लेकिन जो ये बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये छटपटाहट है कि जो संदेश कांग्रेस को देना चाहिए था, जैसे खड़गे जी अब आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, लेकिन आज भी जनता के बीच देश के सामने ये संदेश कांग्रेस देने में सफल नहीं रही है। कांग्रेस का वही संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे से ही कांग्रेस चल रही है। खड़गे जी एक दलित नेता है, एक अच्छे नेता है, कर्नाटक में जीत हुई कांग्रेस की। खड़गे जी का साउथ जो होम स्टेट है वो, रीजन में बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन उत्तर प्रदेश को मजबूत कांग्रेस अगर नहीं कर पाएगी, तब तक कोई भविष्य कांग्रेस का, कांग्रेस अकेले लड़े, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय छत्रों के साथ सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आप 150 सीटें या 200 सीटों पर लड़े, आप कहा दूसरे नंबर पे थे, ये सवाल आज नहीं है। सवाल है इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता का। आपको जनता के बीच अपने परसेप्शन को फिर जाना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और जो ये बयान बहादुर है जो आपका राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इन सबका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी पिच तैयार करें और भारतीय जनता पार्टी की पिच पे आप जाके बैटिंग ना करें और जनता उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अहम बातें आपने कह दी। मेरा ख्याल के जो है ये कांग्रेस के लिए बड़ी आई ओपनर होंगी कुछ बातें इसमें से। चिराग शेट्टी साहब, यहाँ पे एक बड़ा मसला ये भी आया जो हम देख रहे हैं और जो प्रभात त्रिपाठी जी ने भी ये बात उठाई है कि वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मतलब जाहिर तौर पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है वो, मगर उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, सीट शेयरिंग में अपना हिस्सा ज्यादा लेने के लिए, क्योंकि ये सवाल इसलिए है, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो भी इस बात को कह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल साहब, और कुछ दिन पहले ही जो है वो पंजाब में एक रैली को जो है वो खिताब कर रहे थे, एक रैली में थे वो, और वहां पर कह रहे थे कि सारी की सारी सीटें पंजाब की और दिल्ली की भी हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का और प्रेशर बनाने का जो है वो एक टूल बन गया है। क्षेत्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक में, और यही वजह है कि इस तरह के बयानात आते हैं और यही वजह है कि फिर बीजेपी को हाथ सेकने का मौका मिलता है। खुर्शीद जी, देखिए, हर पार्टी का एक मोटिव होता है कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो उससे उनका कहीं ना कहीं दायरा बढ़ता है, ज्यादा लोग उनसे जुड़ते हैं। तो हर पार्टी जो ग्रो करना चाहती है वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। पर अगर इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक अगर साथ में आया है तो हम सबका एक ही मोटिव है कि वो कैंडिडेट उतारा जाए जिसमें जीतने की चांसेस हमारे सबसे ज्यादा हो, और वो डेटा पे ही काम होगा। जो कैंडिडेट वहां पर लोकली स्ट्रांग होगा, ये टिकट उसको ही मिलने वाला है इंडिया ब्लॉक से। और ये हमारे सारे टॉप लीडरशिप, चाहे अरविंद जी ने हो, राघव जी ने हो, सबने एक ही बात बोली है कि हम जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालेंगे उस पर हम अग्री करेंगे। इवन 31 तारीख को हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी हुई
जिसमें यही बात का डिस्कशन किया गया था कि जो भी फॉर्मूला इंडिया ब्लॉक से निकलेगा, जो भी विनेबिलिटी वाली बात जो होगी, हाँ। उस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज भाजपा से पूरी देश की जो जनता है वो त्रस्त है। 2022 तक जो बोलते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो बनी नहीं। जो लोग बोलते थे 18 करोड़ नौकरियां, वो आज तक आई नहीं। बोलते थे सिलेंडर का रेट क्या होगा, वो आपको पता ही है कि राजस्थान में 450 रुपए का टैग लगाया, और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब आकर संसद में बोलते हैं कि हमने इस तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी है। तो ये जो झूठ बोले जाते हैं, आज जनता को दिख रहा है कि हमें मिल क्या रहा है। बिल्कुल। आज हमें 110 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, और इलेक्शन अनाउंस होते ही आ जाता है कि 10 रुपए पेट्रोल कम होने वाला है। हाँ। आज हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज हमारे खिलाड़ी सेफ फील नहीं कर रहे हैं, एमपीज घूम रहे हैं बाहर, करप्शन बिल्कुल पीक पर चल रहा है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी आकर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो वो भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। तो आज जनता इससे बुरी तरीके से परेशान है। तो 2024 के लिए इंडिया का जो गठबंधन बना है, ये इसी तरह का गठबंधन है जो जीत का गठबंधन है, और जिससे कि आप देख पा रहे हो कि भाजपा में कितना डर है। जैसे ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होती है, उसी समय एनडीए की मीटिंग रख दी जाती है। 33 दल होते हैं, फिर वो 36 हो जाते हैं, इस तरह की बातें होती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, एडीएमके छोड़कर चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाजपा में कितना डर है। राकेश सिंह जी, चूंकि अयोध्या के दौरे पर हैं आप, और जाहिर तौर पर 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है वो इफ्तिताह होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर वहां पर रहेंगे और बहुत सारे बड़े लीडर्स वहां पर रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जो एक बात कही है चिराग शेट्टी साहब ने, ये बात जो है कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये बात सच भी है कि इंडिया ब्लॉक से जो है वो एनडीए या फिर कहा जाए बीजेपी वो डर गई है। क्योंकि हमने अगस्त के लास्ट में देखा था, सितंबर फर्स्ट वीक में हमने देखा था, जिस वक्त जो है इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी मुंबई में, तभी एक ऐलान हुआ कि जो सब्सिडी है, चूंकि इंतखाबात भी थे 4-5 सूबों के अंदर, तो गैस सब्सिडी जो है वो 200 रुपए की और ज्यादा बढ़ा दी गई, या मतलब 200 रुपए जो घरेलू सिलेंडर था उस पर कम कर दिए गए, अभी भी किए हैं। तो क्या ये इंडिया जो ब्लॉक है उसका प्रेशर था या है, या कितना प्रेशर जो है वो बीजेपी ले रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जैसे ईडी और सीबीआई और दूसरी एजेंसीज की कार्रवाई हो रही है, तो ज्यादातर जो पार्टियां हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, अपोजिशन पार्टियां, वो इल्जाम लगाती हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये हो रहा है, और वो इसलिए कर रही है ताकि इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक टूट जाए, बिखर जाए, और उसका फायदा जो है वो एनडीए को हो, बीजेपी को हो। नहीं, अभी चिराग शेट्टी साहब ने कहा कि जो इंडिया है उससे डर के ये सब कार्रवाई हो रही है, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर छूट भी दी जा रही है तो इन के हो रही है। और भ्रष्टाचार, शेट्टी ने बात की, अरे महाराज आपके उप मुख्यमंत्री जेल में है, जमानत नहीं है। अरे महाराज आपके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 2.5 साल से 3 साल से जेल में है, अदालत जमानत नहीं दे रही है। अरे आप लूट खसूट बंद करिए, ईडी काम नहीं करेगी, ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। आपके मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान के तहत निकले थे और उसके तहत उन्होंने सरकार बनाई थी, वो मुख्यमंत्री ईडी से भाग रहे हैं। अरे सामना करिए, आपके अंदर अगर नैतिकता है तो आप जवाब दीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि राकेश या भारतीय जनता पार्टी आपके साथ अन्याय कर रही है, चिराग शेट्टी साहब, आप अदालत जाइए। अदालत तो आप लगातार जाते रहे, उप मुख्यमंत्री को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए जेल मंत्री थे, ये नैतिकता है? अरे आपको अदालत छूट दे देती, आपको जमानत दे देती और बरी कर देती, आप मंत्री बना देते। फिर से जेल मंत्री रहते हुए उनको अदालत ने जेल में रखा, उसके बाद भी सरकार ने उनको नहीं हटाया अपने मंत्रिमंडल से। तो ऐसी थी धीरज साहू के कारनामों को किसने नहीं देखा? 350-400 करोड़ रुपया व्यक्ति रखता है, राज्यसभा का सांसद है, भारत जोड़ो यात्रा का वो सहयात्री है, और आप जब बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ही के कार्रवाई हो रही है। अरे हमारी कार्रवाई आपकी वजह से नहीं है, ईडी स्वतंत्र है। हमारी कार्रवाई होती है कि जब आजादी के 70-75 साल बाद भी अगर 45 करोड़ लोगों के बैंक के खाते नहीं खुले थे तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों के, इसके पहले की सरकार को। इसका मतलब 45-48 करोड़ लोग इस देश की अर्थव्यवस्था से दूर थे, कटे हुए थे। उसका काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। अरे आपको ये सोचना चाहिए,
जो लोग अभी तक सत्ता में थे, सरकार में थे, अगर हर किसान को 6,000 रुपए मिल रहा है हर साल, 75-80 हजार करोड़ रुपया सीधे अकाउंट में जा रहा है। अभी तक का आंकड़ा है कि 27 लाख करोड़ रुपया सीधे लोगों के अकाउंट में गए। ये पहले नहीं थे क्या? थे, कांग्रेसियों के जेब में जाते थे और इसको स्वीकार किया था कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कि 1 रुपया भेजता हूं तो 75 पैसे जेब चले जाते हैं, जिसके लिए भेजता हूं 15 पैसे जाते हैं। तो दूर करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, चिराग जी कुछ कह रहे थे आप? चिराग शेट्टी जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा अजीत पवार जी के बारे में, जिनको प्रधानमंत्री चिल्ला कर बोल रहे थे 71,000 करोड़ का स्कैम, नेचुरल करप्ट पार्टी। आज राकेश जी बता दें कि अजीत पवार जी गुनहगार है कि नहीं, क्या वो करप्ट है कि नहीं। छगन भुजबल जी 2 साल जेल में रहे ईडी के केस में। आज ईडी ने बोल दिया हमें फाइल नहीं मिल रही है, क्योंकि वो भाजपा में आ गए, उन्हें आज फाइल नहीं मिल रही। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं। 2005 से आज तक ईडी ने 5,906 मामले दर्ज किए हैं, 1142 चार्जशीट हुई है आज तक। खुर्शीद भाई आप सोचकर हैरान होंगे कन्विक्शन कितनी हुई है? 24। परसेंटेज क्या है? 0.42%। 2014 के बाद से आज तक 121 मुकदमे हुए हैं पॉलिटिशियंस पे, 115 ऑपोजिशन पर है, 95%। सिर्फ 6 जो है अपोजिशन के खिलाफ, उसमें जो पार्टी है खुद के उनके लोगों के, उसमें भी कुछ नहीं होता। ये तो शर्म के लिए भी नहीं करते कि हम एक नोटिस भेज दे शुभेंदु अधिकारी को। क्योंकि यूपीए हुकूमत में जो है, यूपीए हुकूमत के दौरान वो 26 लीडर्स के ऊपर हुए थे, जिसमें 14 थे अपोजिशन के और 12 थे खुद यूपीए हुकूमत के। तो ये सवाल जाहिर तौर पर, चूंकि ये डेटा है, ये इनके ऊपर बात होती है अक्सर। 2 मिनट और चाहिए। और जो इन्होंने बैंक अकाउंट्स की बात करी, इनसे पूछे 45 करोड़ बैंक अकाउंट में, पैसा कितने बैंक अकाउंट में है, कितने अकाउंट डोरमेंट पड़े हैं। इन्होंने किसान को 6,000 रुपए देने की बात करी, इनसे पूछे क्या किसानों की आय डबल हुई। इन्होंने बात करी थी फार्म लॉस की, जो 750 किसानों ने अपनी जान दी है, आज वो 26 फरवरी को फिर आके बैठेंगे एमएसपी के लिए। क्या किया इन्होंने उनके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं करते हैं, झूठ बोलते हैं ताकि लोग जो है बहक जाएं। पर आज जनता जाग चुकी है, उनको समझ में आ गया है चुनावी लॉलीपॉप आप हमें नहीं दे सकते। जब आपने हमें बोला था ये चीजें करने के लिए, तो कुछ भी नहीं हुआ। 1 मिनट हमको चाहिए जी खुर्शीद भाई। हाँ साहब, अभी तक आप सोच लीजिए कि राजनीतिक चरित्र खुर्शीद भाई कहां पहुंच गया। मैंने सीधे आरोप लगाया कि 3 आपके नेता, बड़े नेता, जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक राज्यसभा के सांसद जेल में है। 2-2, 2.5, 3-3 साल से जमानत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी बात, आपको सब मैं मान लिया कि अभी तक जितने लोग जेल में हैं वो आरोपों में हैं। अरे आपके बगल में तो सजा याफ्ता कल इस डिबेट पे, बिल्कुल कल इस मुद्दे पर एक लंबी चौड़ी डिबेट हमने की थी। कल यही मुद्दा था कि किसके ऊपर कितने इल्जामात हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से मामला कोर्ट में चल रहा है, क्यों जमानत नहीं मिल रही। इस पर हमने कल एक लंबी चर्चा की थी, इस पर बहस की थी। हाँ, और सवाल छगन भुजबल पर भी उठे थे, सवाल जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी उठे थे, सवाल जो है अजीत पवार पर भी उठे थे, और बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो पार्टी में, बीजेपी में शामिल हुए लोग कहते हैं ऐसा कि भाई। हाँ खुर्शीद भाई, सब पर आरोप है, मैं उन सबको किनारे कर देता हूँ जी। एक व्यक्ति तो सजा याफ्ता है, लालू प्रसाद यादव। किसके साथ बैठा हुआ है वो? सारे लोग आरोपी हैं, संजय सिंह आरोपी हैं, जो भी जितने नाम अभी आरोप है, एक को अदालत ने सजा सुनाई है। इतना राजनीतिक चरित्र गिर गया है। डॉक्टर, आप संविधान की बात करेंगे, अदालत की बात करेंगे और सजा। डॉक्टर अनित सिंह जी, डॉक्टर अनित सिंह जी, मैं वापस आता हूं वो इंडिया ब्लॉक के अंदर जो भी ये जो हंगामा मचा हुआ है। ममता बनर्जी कहती है कि यहां पर कांग्रेस का कोई काम नहीं, गठबंधन है, इंडिया अलायंस में है, हम पूरे भारत में है, पूरे देश में है, मगर वेस्ट बंगाल में यहां कोई काम नहीं है। और फिर अधीर रंजन कह देते हैं कि भाई ममता दीदी जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर की खिदमत में लगी हुई, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो कुछ मतलब अलग तरह की सियासत चल रही है। अधीर रंजन चौधरी जो है फिर वो बीच में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें भीख, हमने कब मांगी उनसे भीख, वो होती कौन है हमें टिकट बताने वाली या देने वाली। आपको लगता है कि ये लीडर्स के बीच ही जब ये इस तरह की बयानबाजी होती है तो जो वोटर्स हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, या जो गठबंधन के जो छोटे दल हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो कैसे संभाल कर रखने की, मतलब ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने इस वक्त।
नहीं है, ये कई सारे पार्टियों का समन्वय है। करीब करीब 28 से 30 पार्टियां हैं जो हमारे साथ में हैं। सबकी विचारधारा अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है। लोगों को बोलने के लिए कितनी लिमिट दी है उनके पार्टी के लोगों ने, उस पर डिपेंड करता है। ये समन्वय सीखने में, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढालने में थोड़ा समय लग सकता है। हमारे यहाँ पे कोई अधिनायकवादी तंत्र नहीं काम करता है। हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं और धीरे धीरे हमारा ये पूरा गठबंधन इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से परिपक्व हो रहा है। अब मैं आपको, क्योंकि आपके सवाल आ गया था, मैं इसमें अभी कुछ पॉलिटिकल बातें हो रही थी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा हमारे बीजेपी के मित्र से कि प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, नारायण राणे, हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और अजीत पवार, ऐसे कितने न जाने कितने नाम हैं जो एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरी भरी पब्लिक में हजारों की भीड़ में बताते हैं कि 70,000 करोड़ के आरोपी हैं। और आप समझिए कि उनको 4 दिन के, महज 4 दिन के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो पद की गरिमा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को कितनी बड़ी चोट पहुंचती है, आपको वो समझने की जरूरत है। और मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस देश में जितने भी करप्शन हो रहे हैं उसके सबसे बड़े पोषक के तौर पर आ रहे हैं, जब वो अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को हिंदुस्तान की संपत्ति लुटा रहे हैं। हिंदुस्तान के 30% पोर्ट, 30% एयरपोर्ट, 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास जा रहा है, आप समझिए कि वही कोरोना काल में जब हिंदुस्तान के पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, बांग्लादेश से भी कम हो जाती है, लेकिन वही एक व्यक्ति। डॉक्टर साहब, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो तो राजस्थान भी गए थे जब वहां पर कांग्रेस की हुकूमत थी, अशोक गहलोत के बेटे, और अशोक गहलोत से भी वो मिले थे। वही बिल्कुल, वो जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उन्हीं के बेटे 2 दिन पहले जो है वो हैदराबाद में भी थे, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वहां पर कांग्रेस की तरफ से। वहां पर कुछ जो है वो पैक्ट हुआ है, वहां पर भी वो कुछ अपना लगा रहे हैं। तो उसमें बीजेपी का कहां से रोल आ गया भाई? अगर ऐसा है तो फिर जो है जहां आपकी पार्टी की हुकूमत है तो वहां उनको मतलब आप वहां भी एंटरटेन कर रहे हैं और फिर इल्जाम भी लगा रहे हैं। बिल्कुल खुर्शीद जी, देखिए, वी आर प्रो बिजनेस, हम बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, लेकिन जिस ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं कि भाई हम भी प्रो बिजनेस हैं। सुनिए सर, हाँ ये प्रो बिजनेस है, मैं बता तो रहा हूं। ये अदानी साहब के लिए किस तरीके से काम करते हैं उसका चिट्ठा मैं आपके सामने बता रहा हूं। जब कोरोना काल में हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गई, उसी काल में अडानी नाम के एक व्यक्ति की आय, संपत्ति 500 गुना बढ़ गई है। क्या रीजन है? किस तरीके से जीवीके जैसे कंपनियों की बाह मरोड़कर, ईडी उनके पीछे लगाकर किस तरीके से हिंदुस्तान की संपत्ति को एक व्यक्ति विशेष के तौर पर की संपत्ति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अदानी राजस्थान में आए, किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में आए, बिजनेस लगाए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें अदानी से कोई पर्सनल या कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। वो बिजनेस करना चाहते हैं, हम उनको अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे, उसमें काम करें। लेकिन जिस तरीके से देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है एक व्यक्ति विशेष के नाम पर, हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई, आपने कभी पूछा सरकार से? मोदी से आंखों में आंखें मिला कोई भी स्वतंत्र पत्रकार या कोई भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक पूछे? नहीं पूछे। सवाल जो उठाना चाहिए वो हमें क्या उठाना चाहिए वो समझने की जरूरत है। इस देश में 10% अमीरों के पास 99% संपत्ति केंद्रित होती जा रही है। इस मोदी सरकार में हमें सवाल पूछने की जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत है कि जिस तरीके से 30 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, क्यों खाली पड़े हुए हैं? मोदी से सवाल पूछने की जरूरत है। इस देश में 33 बार अमेंडमेंट के बाद भी जीएसटी लोगों को समझ में नहीं आई है। आप पूछिए सरकार से सवाल, किस तरीके से हिंदुस्तान में 700 किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री बाहर आके क्या कहते हैं कि उनकी तपस्या में कमी हो गई है। कौन लौटाएगा उन 700 किसानों की जान? आपको मैं बताऊं कि 89,184 किसानों ने हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों में खुदकुशी करी है। आप प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बताया था। कम नहीं थे साहब, यूपीए जो दौरे हुकूमत थी वहां पर भी खुदकुशी होती थी। ठीक है, ठीक है, वैसे जो है वो कानून इस तरीके से इंपोज नहीं किए गए, ये बात सच है। इनका तौर तरीका अलग है, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठते हैं, सवाल उठते हैं। हाँ खुर्शीद जी, पत्रकारिता और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका प्राइमरी जो काम है सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में एक प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा करी थी कि किसानों की आय दुगनी हो गई है।
टॉर्च लेके घूम जाइए पूरे हिंदुस्तान में और बताइए कि किसानी से कौन सा किसान है जिसकी आय दोगुनी हो गई है। राकेश सिंह जी, हमें समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में 21 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये पूरे टाइम सिर्फ इलेक्शनरिंग के मोड में रहते हैं। हमें और हिंदुस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री का पद एक गरिमापूर्ण पद है, उस पर बैठकर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की सेवा का माध्यम है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके जो मूल तत्व है उसको छोड़कर सारे और बाकी काम करते हैं। इस पे हमें उनको सवाल पूछने की जरूरत है। प्रभात जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राकेश सिंह जी से वो जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। जो बहुत सारी बातें कही हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो जितने वादे करते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक तो ये कि जिनको भी उन्होंने करप्ट बोला, कुछ दिन के बाद वो पार्टी में शामिल कर लिया, उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए या अलग अलग सूबों में उनको वजीर बना दिया। ठीक है साहब। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े बयान तो देते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता। 2 करोड़ जो है नौकरियां देने की बात होती है, रोजगार जो है वो ज्यादा मतलब बढ़ाने की बात होती है, महंगाई कम करने की बात होती है, और डॉलर का जो है वो एक जमाने में हमने भी सुना है, वो कहते थे कि जितना डॉलर का जो है वो कीमत बढ़ती है, साख या रुपए की कीमत गिरती है, एक ही बात है, उतनी साख गिरती है प्राइम मिनिस्टर की। ये भी बात हुई है साहब, मगर वो तमाम चीजें आज वैसी की वैसी ही हैं। दूसरी बात, आप इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन है, बीजेपी लगातार उसको घमंडिया कहती है, तो यहां पर ये लोग सवाल उठाते हैं, आम लोग भी और जो अपोजिशन पार्टी के लोग भी, है कि भाई घमंडिया क्यों कह रहे हो आप इनको, इन्होंने ऐसा कौन सा घमंड का काम कर दिया। घमंड करने का इल्जाम जो है वो तो सीधे सरकार के ऊपर लगता है, जिस तरीके काम करने का तौर तरीका है उसका। नहीं, पहले तो ये सारे हमारे जो इंडिया गठबंधन अपना बता रहे हैं, पहले नाम ही अपना ठीक से लेना शुरू करें। जब आप इंडिया गठबंधन कहते हैं तो डबल ए हो जाता है। आप इंडी गठबंधन है या तो गठबंधन, इसलिए इंडिया ब्लॉक कर दिया गया उसको, इंडिया ब्लॉक कहने लग गए अब इसलिए। ये बाद में आगामी लोगों ने दिलाया, ये हमारे याद दिलाने के बाद। और रही बात तमाम इन्होंने आरोप लगाए। अरे सारे महाराज, सारे मुद्दे आप उठा चुके हैं, हर संसद सत्र में आप ये मुद्दे उठाते रहे हैं, हिंडन वर्ग को उठाते रहे हैं, सारे मसले आपके लोग, आपके गठबंधन के लोग अदालत ले जाते रहे। अभी एक विषय पे बात किया जिस पर आपने टोका भी कि भाई राजस्थान में तो उन्हीं से निवेश, तब तो आप कहते हैं कि तो बिजनेस है। उसी मामले पे अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जी। अरे कम से कम कोर्ट को मानिए, संविधान को मानिए, व्यवस्था को मानिए। दरअसल खुर्शीद जी दिक्कत क्या है, आंकड़ों की बात 30%। अभी आप इनसे पूछेंगे कि आंकड़े कहाँ के हैं, तो ये कांग्रेस ऑफिस के आंकड़े मिलेंगे। मैं कहता हूं आंकड़े, और जब मैं कोई काम करता हूं, कोई सरकार काम करती है, तो आंकड़े तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन जनता महसूस करती है कि नहीं उन आंकड़ों से। और जब जनता महसूस करती है, वो तो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई बात जो है वो पहुंचाने में, कन्विंस करने में लोगों को वो नाकाम रहे, वो तो इस बात को बड़ी ईमानदारी से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं जी। हाँ, मैं कुछ बयान जो है वो, कुछ बयान जो नेताओं के अलग अलग वक्त में बयान आ रहे हैं वो मैं पढ़वाता हूं, मैं सुनाता हूं आपको। AIUDF चीफ है बदरुद्दीन अजमल, आज ही उन्होंने बयान दिया है कि राहुल गांधी भीड़ तो खींच सकते हैं, मतलब भीड़ तो वो इकट्ठा कर सकते हैं, मगर वो उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अधीर रंजन चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को असल में बीजेपी जो है, जो आने वाले वहां पर असेंबली इंतखाबात है कुछ वर्षों के बाद, वहां पर सीएम के तौर पर उन्हें पेश करेगी। ठीक है साहब, तो ये अलग अलग बयान है। अधीर रंजन का एक और बयान है, वो कह रहे हैं कि उनसे कौन भीख मांग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ईडी अफसरों का कत्ल भी हो सकता है बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये पहले भी था और मैं अभी भी वही पूछ रहा हूं कि जब पार्टी के अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं, लोकसभा में पार्टी की तरफ से वो नेता हैं, ठीक है साहब, बड़ा नाम है, वो अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो वो आपको नहीं लगता कि आग में घी डालने का काम ये होता है, बातें और ज्यादा खराब होती हैं? वो सीट शेयरिंग तो क्या फिर जो है वो मेरा ख्याल के फिर वो टूटेगा ही गठबंधन, या फिर पार्टियां अलग ही होंगी? क्योंकि ये बच्चे तो है नहीं, छोटे लीडर तो है नहीं कि दूसरी तीसरी पंक्ति के लीडर हैं, ये फर्स्ट रो के लीडर्स हैं। देखिए खुर्शीद जी, मैं अभी सारे पैनलिस्टों की बात सुन रहा था जी। बयान जो दिए जाते हैं नेताओं द्वारा, वो अपनी सुविधानुसार अपने हिसाब से देते हैं, अपनी अपनी राजनीति है जी। अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय छत्रों की बात करें या राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस की बात करें, आज ये समझना होगा हमारे कांग्रेस के मित्रों को, हमारे आप पार्टी के मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी को, कहीं पे जो राजनीति की जो दिशा इस समय चल रही है, 6 दशक तक आपने राजनीति की, आपने भी वो किया तो ये लोग कर रहे हैं। पहले ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल आपने भी किया, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है,
यही अडानी अंबानी सब आपकी सरकार में भी थे, उद्योगपति अंबानी थे, सभी लोग थे। ये अब बात बेईमानी हो गई है कि आप अगर ये कहें कि ये इनके लोग हैं, ये इनके लोग हैं, सीबीआई ईडी छापा मार रही है। अब लड़ाई परसेप्शन की है। अब लड़ाई जनता के बीच 140 करोड़ जनता के बीच लड़ाई इस बात की है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी है। नंबर एक बात, आपने अपने परसेप्शन को एक पुष्टिकरण की राजनीति में आप ले गए। आपने भी वो काम किए जो ये कर रहे हैं। फर्क थोड़ा सा अलग है। आपको परेशानी हो रही है, देश परेशानी हालत में है, देश बेरोजगारी में है, देश महंगाई में है, ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। लेकिन आप लोग इन मुद्दों के आधार पे राजनीति आप भी नहीं कर रहे हैं। आप भी राजनीति अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। आप भी अपनी राजनीति उन्हीं के दिए गए बयानों के खिलाफ आप बात अपनी कर रहे हैं। देखिए, जो बयान होते हैं चाहे वो सनातन से, देखिए अब एक चीज ये समझनी होगी कि जनता का टेम्परामेंट क्या है। आपने 5 दशक तक जिस जनता के वोट से आपने सरकार चलाई, उसी जनता ने आपको करप्शन के मुद्दे पे, परिवारवाद के मुद्दे पे सारे, यही कांग्रेस ने, आपको याद होगा डीएमके के करुणानिधि की धोती खुल गई थी, पुलिस ने उठवा दिया था रातों रात डीएमके के करुणानिधि को। तो कांग्रेस ने जो काम किए, कांग्रेस ये नहीं कह सकती। मगर उसमें कांग्रेस का क्या रोल था साहब? सीबीआई का इस्तेमाल वो तो स्टेट की 2 पार्टियों की लड़ाई थी। नहीं, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डीएमके और एआईडीएमके की, डीएमके और एआईडीएमके की लड़ाई थी वो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो मायावती के साथ भी हुई थी। तो ये तो अलग अलग सूबों में। मैं यही कह रहा हूं कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ के अंदर, सारे चैनल्स उस समय नए आए थे। मुलायम सिंह की एक गलती जो आज तक बीएसपी, अब एक बार गठबंधन हो गया वो अलग बात है, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो रार थी वो मायावती के गेस्ट हाउस कांड की थी। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति अब बदल रही है। जनता और वोटर के बाद आपको जाके बताना पड़ेगा अपने उस परसेप्शन। वो जो परसेप्शन बना है ना, वो परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ कह रहे हैं मोदी की गारंटी, एक तरफ कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है वो जीत की, और एक अकेला सपहारी जो है ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ खुर्शीद जी, इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। मोदी की गारंटी, आज ये आया ना, ये मामला है अभी मोदी की गारंटी है। सवाल इस बात का है कि मोदी जी जब 2014 में आए थे गुजरात मॉडल को लेके, जब गुजरात से वो प्रमोट हुए देश के प्रधानमंत्री पद के लिए, उसके बाद वो उनके काम करने की शैली, उन्होंने भी राजनीति की जातिवाद, ओबीसी की बात की, चाय बेचने वाले की बात की, सब कुछ किया। लेकिन आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जगह आप मोदी से लड़ने लगे। आपने मोदी को इतना हाईलाइट कर दिया, चौकीदार चोर है, फलाना है, और ये गलती आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है या दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उनसे भी हुई थी, मगर उन्होंने जल्दी उस गलती को सुधार लिया था। जो कुछ भूल थी वो वापस आ गए थे। मेरा सवाल इसी से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। जी एक सेकंड खत्म करूंगा। हाँ सर। आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने की बात करके आई थी, आप भी उस राजनीति में ग्रसित हो गए। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता ने आपको भारी मैंडेट दिया दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। आप जिस राजनीति को बदलने के लिए आए थे, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप भी इन्वॉल्व हो गए। डॉक्टर अनित सिंह जी, मैं आऊंगा सर आपके पास भी, आ रहा हूं मैं चिराग जी आपके पास भी। डॉक्टर अनित सिंह जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है वो परसेप्शन का है, क्योंकि ये बड़ा जो मुल्क है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि या सभी लोग कहते हैं कि ये बड़ा जज्बाती मतलब जो है अवाम है यहाँ की, बहुत जज्बाती लोग हैं। अभी 22 जनवरी को एक बड़ा जो है वो मतलब भव्य समारोह होने जा रहा है। ठीक है साहब, रामलला की पॉलिटिक्स करते करते 2 सीटों से 303 तक बीजेपी पहुंची है, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क इस बात को जानता है। लड़ाई है परसेप्शन की, लड़ाई है अकेला वर्सेस ऑल की। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, वो इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी कह चुके हैं, कई मतलब रैलीज में भी वो कह चुके हैं। हालांकि एनडीए में भी 30 से ज्यादा पार्टियां हैं, अलग अलग वक्त में कम ज्यादा वो संख्या उसकी होती रहती है, मगर फिर भी बताने की कोशिश ये होती है कि एनडीए में सिर्फ एक ही नेता है, एक ही पार्टी है, वो पार्टी का नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी, और वो लीडर है नरेंद्र मोदी। ठीक है साहब,
अगर 28 पार्टियां हो जाती हैं इंडिया अलायंस में, तो वो ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई ये इतने सारे लोग मिलकर के एक अकेले आदमी के साथ लड़ रहे हैं। ये जो परसेप्शन है, ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो है बहुत बड़ा मैसेज है अपने आप में। आपको लगता है कि ये भी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, इंडिया ब्लॉक के सामने? और चूंकि आपके बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठा रही है कांग्रेस या इंडिया अलायंस की अलग अलग पार्टियां, वो करप्शन भी है और वो जो है मतलब बढ़ती महंगाई भी है, बढ़ती बेरोजगारी है, रुपए की गिरती वैल्यू है, ये तमाम इश्यूज हैं। मगर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई इन मसलों से निपटने के लिए इंडिया अलायंस के पास या कांग्रेस लीडर्स के पास फॉर्मूला क्या है? खुर्शीद जी देखिए, मैं आपके माध्यम से अभी मैं पेशेंटली सुन रहा था, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे हुए हैं जी, लेकिन इन्होंने अपने सवालात में ऐसा मुझे एहसास कराया कि ये पिछले 10 साल पहले की लाइफ जी रहे हैं। इन्होंने आज की करंट रेजीम से एक भी सवाल नहीं पूछा है। सवाल क्या होता है, हमें यह पूछने की जरूरत है कि किस तरीके से, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का मैटर हो, किस तरीके से आपने नासा के फोटोग्राफ देखे हुए हैं कि हमारे सीमाओं पर चाइना ने कोई गांव के गांव बसा दिए, कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। किस तरीके से हमारे 20-20 जवान चाइना के बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं और वही प्रधानमंत्री, 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री, देश के सबसे मजबूत नेता, उनको क्लीन चिट देने का काम करते हैं। सवाल यहां पूछना चाहिए। देखिए, यही वो सरकार है जो आईएसआई को बुलाती है पठानकोट की जांच करने के लिए। कितनी शर्मिंदगी की बात है, ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को हम राष्ट्रवादी समझते हैं। ये गलत फहमी है लोगों की। देखिए, हमारा हिंदू धर्म भी, जो हिंदूवाद और हिंदुत्व की जो परिभाषा हमारे राहुल जी ने बताई है, हमें समझने की पड़ेगी कि जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम है, जिस तरीके से सारे सामंजस्य, सारी स्ट्रीम्स को अपने साथ लेकर चलने की एक कवायद का नाम हिंदुत्व होता है। लेकिन ये आज की सरकार, आज की जो अंधभक्ति की सरकार चल रही है, उसमें लोग ये यादा कदा भूल रहे हैं। हमें लोगों को एहसास दिलाने की जरूरत है कि सरकारों का काम किसी राजनीति के कॉकटेल में परोसने का काम नहीं है, धर्म का कॉकटेल परोसने का काम नहीं है। राजनीति में सरकारों का काम जनता की भलाई के लिए काम करना है। हिंदुस्तान में आप देखिए कि 2.87% से 2.35% तक हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट कम हो जाता है। हमारे कोई शिक्षाविद इसके बारे में नहीं बोलेंगे। किस तरीके से यहां के सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा। किस तरीके से यहां के संस्थाओं में चुन चुन कर आरएसएस के लोगों की भर्ती करी जा रही है, कोई नहीं बोलेगा। ये देश जिस तरीके से अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, उससे हमें लोगों को आगाह करने की जरूरत है। देखिए, लिंचिंग की घटनाएं 500 गुना बढ़ चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कौन कहेगा हिंदुस्तान में? ये लोगों को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खुद अली अली करके चुनाव के प्रचार में, कर्नाटका के चुनाव के प्रचार में धार्मिक तड़का लगाने का काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहता है। देखिए, पत्रकारिता और जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी नैतिक जवाबदेही है कि ये हमारी एक पॉलिटिकल फाइट है, लेकिन उससे बड़ी ये देश की डेमोक्रेसी के बचाने की फाइट है, जिसमें हम सारे के सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी साहब की सरकार हो, अगर वो इकोनॉमिक फ्रंट पर टोटल फेल्योर का केस है, तो हमें लोगों को बताने की जरूरत है। जिस तरीके से 2013 में हमारे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से 2 गुना हुआ करती थी, लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी कम हो गया है। क्या हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है? हमें यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों है? आप अभी बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पे जनधन खाते खोले गए। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि 2/3 जनधन खाते ऐसे हैं जिसमें ना एक पैसा आया है ना गया है। ये है इनकी सच्चाई। इन्होंने 10 करोड़ गैस सिलेंडर बांटे हैं, जिसमें से 9 करोड़ गैस सिलेंडर दोबारा नहीं भराए गए, और जो 1 करोड़ दोबारा भराए गए, उसमें भी सिर्फ 10 लाख ऐसे हैं जो तीसरी बार भराए गए। ये है त्रासदी। लोगों के पास जो स्पेयर मनी है खर्च करने के लिए, वो लगातार संकुचित होती जा रही है। देश की संपत्ति, देश आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो उनके 2 जून की जो रोटी होती है वो नसीब नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में 21 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है। हिंदुस्तान 125 देशों की सूची में 121वें नंबर पर है कुपोषण में। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हंगर इंडेक्स में हम इतने नीचे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पे एड्रेस करने की जरूरत है। इतनी मॉन्यूमेंटल फेल्योर के साथ भी जिस तरीके से धर्म का तड़का लगाया जा रहा है, उससे हमें इस देश को आगाह करने की जरूरत है। लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों तक लेके आके ये सरकार से सवाल पूछने चाहिए। राकेश जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि
हुकूमत का काम जो है वो वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाना है, उनके लिए काम करना है, जनता की भलाई की, उनकी तरक्की के लिए काम करना है। ठीक है भाई, आप हर पार्टी जो आती है वो काम करती है, हर पार्टी का या हर हुकूमत का यही दावा भी होता है, उसको चुना भी इसलिए जाता है कि वो काम करे। मगर इस वक्त बीजेपी जो नजर आ रही है, या प्राइम मिनिस्टर हमारे नजर आ रहे हैं, होम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अलग अलग, बल्कि 2 डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के, वो तो लगातार जो है अयोध्या में ही थे। ठीक है साहब, तो वो सवाल ये है कि भाई आपने जो है वो मजहब का चोला ओढ़ लिया है, मतलब मजहब के ऊपर ज्यादा, धर्म की सियासत आप ज्यादा कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है वो कांग्रेस के मुताबिक, आम आदमी के मुताबिक, या इंडिया अलायंस गठबंधन जो है उनके मुताबिक नहीं कर रहे हो आप लोग। जो है वो पूरा सारा फोकस जो है वो धर्म के ऊपर है और कैसे लोगों को एकजुट किया जाए। यानी आपके पास बहुत बड़े मुद्दे नहीं होंगे गिनाने के लिए 2024 में, इसीलिए आप राम मंदिर या दूसरे ऐसे धार्मिक इश्यूज जो है वो उठाते हो। नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्र लगातार ये बातें कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। 16, 17, 19 के बाद भी ये बातें कह रहे हैं, लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? तो कांग्रेस के मित्र को जरा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि सुनेंगे कैसे। हाँ। जब चीन पर आप कहते हैं कि चीन में बस्तियां बस गई, तो आपकी बात को सुनेगा कौन? क्योंकि लोगों को पता है कि करोड़ों रुपए सोनिया गांधी के फाउंडेशन में, जिसकी वो चेयरमैन है, और चीन के दूतावास से इस वजह आपको भरोसा नहीं है। अपना चाल चलन ठीक करिए। आप कहते हैं कि इतने लोगों के खाते में 1 रुपया नहीं गया, लेकिन 48 करोड़ लोगों को एहसास है कि पहली बार मोदी जी आए तो हमारा खाता खुला, हम बैंक से जुड़े। चलिए मान लिया 2-4 लोगों का पैसा नहीं गया जी, वो जाएगा, लेकिन 2-4 की गिनती आप करते रहिए। हम सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप कहते रहिए। लेकिन हम कहेंगे कि हर किसान के खाते में हर साल 6,000 जा रहा है, तो आप ये आंकड़े गिनाते रहिए, लेकिन महसूस जनता कर रही है कि नहीं, मोदी जी के राज में ही सब कुछ है। और रही बात धर्म और अधर्म की, हमारे यहाँ 2 तरह की बातें चलती है हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में, धर्म और अधर्म। अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो आप खुद स्वीकार करते हैं कि आप अधर्म की राजनीति करते हैं। बीच में कोई चीज नहीं है, या तो धर्म की राजनीति करिए या अधर्म की राजनीति करिए। वो कह रहे संविधान को मानिए ना, वो ये कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। इनसे पूछिए कि नोटबंदी से कितना काला धन आया, नोटबंदी से कितना काला धन आया, सवाल पूछिए इनसे। जो प्रभु नोटबंदी से, मेरा कॉन्क्रीट सवाल है, उसका जो नोटबंदी से, हाँ ठीक है, नोटबंदी से काला धन या फिर 15 लाख अकाउंट में आना, वो तमाम बातें जो है वो जुमला करार दे दिया गया था। कितना काला धन आया, हाँ, नोटबंदी से कितना काला धन आया? अरे अभी पूछिए, आप सुन लीजिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। जब सनातन धर्म की बात होती है, सरकार में आप ही को सुन रहा हूं, आप बताइए कि नोटबंदी से कितना काला धन हमारे हिंदुस्तान की गवर्नेंस में आया? पहले तो सिस्टम में आया। और कुछ बोल चुके, अरे सब कुछ बोल चुके हैं, सबका इसका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है चिराग शेट्टी साहब, अब आप बताइए, प्रधानमंत्री से कैबिनेट का कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि कितना काला धन आपने बताया नोटबंदी से। सुनिए, सनातन धर्म पर महर्षि अरविंद का अलीपुर का भाषण सुनिए। अरे आप नोटबंदी पे बोलिए, प्रधानमंत्री साहब नहीं बोल पाए, मुख्यमंत्री नहीं बोल पाई, आप बताइए। गठबंधन करते हैं जो सनातन धर्म के उन्मूलन की बात करता है। राकेश जी, सनातन धर्म के ऊपर जिसने इश्यू उठाया था, सनातन धर्म के ऊपर जिसने जो है वो सवाल उठाए थे, वो कल प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली में मिले हैं, वो कल मिले हैं। ठीक है साहब, और वो राहुल गांधी से भी मिले हैं, अच्छी मुलाकात हुई, गुलदस्ते दिए गए, उनको इनविटेशन दिया गया, उनके साथ अच्छे से बैठ करके बात हुई, कुर्सी पे बैठ करके। हाँ, वो मुख्यमंत्री है, बयान अलग है उनका। मुख्यमंत्री के बेटे मिले थे, मुख्यमंत्री के बेटे, वो वजीर भी हैं वहां के। ठीक है, ठीक है चिराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चिराग शेट्टी जी, जो सवाल मैंने, ठीक है, जो सवाल, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को सनातन धर्म के बारे में अरविंदो, तिलक और गांधी को पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है चिराग शेट्टी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अनित सिंह से मैंने सवाल जो पूछा था, वो थोड़ा वो जवाब जो है वो ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने सही दिया, मगर उसको वो शायद टाल गए। मेरा सवाल यही था कि भाई ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि एक वर्सेस ऑल, 1 वर्सेस ऑल हो गया, मतलब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है और एक तरफ जो है वो 28 पार्टियां या 24-26 पार्टियां, अलग अलग वक्त में वो कम ज्यादा होती रहती हैं। ठीक है साहब, तो ये लड़ाई जो है ये बड़ी अहम लड़ाई है बीजेपी के दरमियान, या फिर कहा जाए एनडीए और इंडिया अलायंस के दरमियान परसेप्शन की लड़ाई है।
परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा है आम लोगों के बीच में कि सिर्फ मोदी है एक तरफ और इधर जो है आप इतने सारे मिलकर के लड़ रहे हो, और प्राइम मिनिस्टर इनको मतलब इंडिया अलायंस के दलों को क्या क्या वो कह चुके हैं, मेरा ख्याल के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर चुके हैं, शायद नहीं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है, इस परसेप्शन की लड़ाई में कैसे जो है वो इंडिया ब्लॉक कैसे जीत पाएगा, क्या मंसूबे हैं उसके पास, क्या तौर तरीके हैं? क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हो कि बेरोजगारी है, आप कह रहे हो कि रुपया गिर रहा है, आप कह रहे हो महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हो कि ये तमाम इश्यूज हैं, तो इनसे निपटने के तौर तरीके क्या है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें सारी चीजों का डिस्कशन होगा कि कैसे ये सारी चीजें होने वाली है। देखिए, विधानसभा के चुनावों से लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट निकालना कहीं ना कहीं गलत होगा। हमारा एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट के लेवल पे जो हम लोगों ने काम किया है और जो और घटक दलों ने काम किया है उसको लेकर हम जा रहे हैं कि देखिए, हमने शिक्षा में काम किया, हमने स्वास्थ्य में काम किया, हमने एजुकेशन में और काम किया, तो बहुत सारी जगहों पे हमने काम किया है और उसी मॉडल को लेकर हम आगे जाना चाहते हैं। हम दिखा रहे हैं कि भाजपा ने जो बोला था उसमें से कुछ भी नहीं किया। 2022 तक के इतने सारे चुनावी वादे किए गए थे, उसमें से क्या हुआ? आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा कितना बढ़ रहा है आप ये बताइए। $2500 अगर आपकी सालाना इनकम है, आप डेवलप्ड नेशन में आने के लिए आपकी इनकम होनी चाहिए $50,000। सोचिए, आप कह रहे हैं कि आप एक $2500 वाले आदमी को $50,000 बना के डेवलप्ड इकोनॉमी बना देंगे, आप अगले 5 साल में कर पाएंगे? ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप झूठ बोल के लोगों को बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट आपने देखा कि पिछले 10 साल में उसमें से कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। तो अगर एक आदमी है जो वोट कर रहा है, तो 2 ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, इनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम उन 2/3 लोगों से भी बात कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देखिए, आप करिए। हम चाहते हैं कि 1-on-1 फाइट जो है उसमें हम बिल्कुल फेयर चांस लेना चाहते हैं, जिसमें वोट इधर उधर न जाए। इवन अगर आप पीछे 5 राज्यों के चुनाव भी देखें, 11 करोड़ वोट पड़े, जिसमें भाजपा को कितने वोट पड़े? 4 करोड़ 80 लाख। तो कहीं ना कहीं बाकी जो 7 करोड़ वोट है वो उनको नहीं मिला है, 6 करोड़ वोट जो है उनको नहीं मिला है। तो ये हम देख रहे हैं कि वो 6 करोड़ वोट उनको नहीं मिला है। हम उन पे काम करेंगे, एक एक नेता जो है उस पे काम करेगा। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, बस चूंकि वक्त की कमी है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब मुझे आप प्लीज आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या लगता है जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस कह लीजिए उसको, इंडिया अलायंस भी कहते हैं, तो वो मतलब अब सबसे बड़ी चुनौती, चूंकि उत्तर प्रदेश का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वापस कर रहा हूं, चूंकि अखिलेश यादव वक्त वक्त पर जो है वो कहीं बीच में जो है शिगुफे आते रहते हैं कि भाई कुछ लिस्ट निकाल रहे हैं या कुछ जो है वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो चुनौतियां हैं वो निपटने के रास्ते आपको लगता है कुछ नजर आते हैं? क्या तरीके हो सकते हैं, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें इंडिया ब्लॉक वालों को? देखिए खुर्शीद जी, अभी तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया अलायंस बन तो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को 10 सीट देना चाहती है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 25 मांग रही है कि 5 ले लीजिए। सवाल सीट शेयरिंग का है और जिन राज्यों में जिन घटकों की ताकत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में, विपक्ष के रूप में खड़ी है, 122 सीटें जीत के विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव परिदृश्य है उसमें मायावती अलग है, कांग्रेस और सपा में अभी सीट शेयरिंग को लेके, और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में बयानों को लेके जो तल्खी आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन बन तो गया है, लेकिन अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वो मैच्योर लेवल पर नहीं पहुंचा। डॉक्टर अनित सिंह जी, जैसे मैंने कहा भाई, बयान जो है, देखिए बयानों को हल्के में नहीं लिया जाता जब बड़े लीडर्स बयान देते हैं। हालांकि वो फिर बात भी की गई है, मतलब फोन भी गया दिल्ली से अखिलेश यादव के पास और तमाम चीजें करने की कोशिश की गई, चौथी मीटिंग भी दिल्ली में हुई, वो तमाम चीजें हैं। मगर आपको लगता है कि जो कुछ भी गड़बड़ है, लोगों को ऐसा मैसेज जा रहा है कि एक नहीं है ये, नीतीश कुमार जो है, ऐसी खबर आती है कि नीतीश कुमार की तरफ से कि उनको जो है संयोजक बनाया जा रहा है, मगर अभी तक ऐलान नहीं हुआ उसका। अभी जो केसी यादव है जेडीयू के लीडर, वो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं वो एक ही फेस हो सकते हैं और वो है नीतीश कुमार। ठीक है साहब, तो आपको लगता है कि चैलेंज तो है आपके सामने, इनसे वक्त आने पर निपट लिया जाएगा? देखिए खुर्शीद जी, मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान की जनता, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनके सामने ये बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में बनाया गया है। जिस तरीके से मोदी सरकार के फेल्योर है उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। हमारे इस जो गठबंधन है, ये बनने की प्रक्रिया में अगर कोई चीजें प्रीमेच्योर आती है
तो उसको एक हमें मेच्योरिटी के साथ एड्रेस करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में कोई भी गठबंधन 3 महीने पहले वो अपनी सीट शेयरिंग नहीं बनाता है, लेकिन आज हमने बताया है टाइम फ्रेम तरीके से हम सारे के सारे जो भी मीडिया के सवालात हैं या लोगों के मन में जो भी दुविधा है हम उसको एड्रेस करेंगे, टाइमली एड्रेस करेंगे। यहां पे हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, हमारी हर एक पार्टी को अपने आगे बढ़ने के लिए, अपना बेस बड़ा करने के लिए इस हिंदुस्तान में स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ साथ इसी की कवायद में हम जो मैक्सिमम शेयर लेना चाहते हैं वो हर एक पार्टी चाहती है। लेकिन एक समन्वय बनाना और एक समय पर हम अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को 10 सेकंड में तरीके से हम किसी का जवाब नहीं दे सकते हैं। 10 सेकंड में राकेश जी और चिराग जी दोनों से जो है वो फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, मैं भी लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई अपना नेम प्लेट क्यों बदलता है, अपना नाम अपनी कंपनी का संस्था कब बदलता है? जब वो दिवालिया हो जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर फर्जी के अविश्वास खो देता है समाज का, तो सबसे पहले वो अपना नाम बदलता है। तो ये जो इंडी गठबंधन है इसने अपना नाम इसीलिए बदला कि ये दिवालिया हो चुका था। ठीक है, क्या फाइनल कमेंट्स है आपके? देखिए, बिल्कुल, जब भी इस बार आप वोट देने जाएं तो आप ये सोचकर जाएं कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरफ जाएगा। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो 18 करोड़ नौकरी नहीं मिली है, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात हम करते हैं, तो उसको सोचकर हम चाहते हैं कि आप वोट दीजिए और इसके लिए इंडिया ब्लॉक काम बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे। आज बस यहीं इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, वक्त की भी कमी है। जाहिर तौर पर ये चैलेंज है अभी इंडिया अलायंस के सामने, इंडिया ब्लॉक जो है उसके सामने ये एक चैलेंज है, मगर वक्त के साथ शायद जैसे जो है वो वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।